कर्पूरी जी के शर्मा जी, आज जिस तरीके से करुणानिधि जी का जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? देखिए, मैं सर्वप्रथम अपने आदर्श करुणा निधि जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे देश के लोगों को, आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ, डॉक्टर कैलेंडर एम करुणानिधि एक राजनेता ही नहीं, यह फिल्म स्टार भी रहे हैं और देश की व्यवस्था को बदलने में आपका अच्छी भूमिका रही है। इनके आदर्श अन्नादुरई साहब, रामास्वामी पेरियार जी, इनके आदर्शों पर चलकर इन्होंने तमिलनाडु को तमिलनाडु बनाया, जहां पर ओबीसी के आरक्षण को 69% दिया है। आज मैं जीके शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, सामाजिक न्याय आंदोलन केटी का संरक्षक संस्थापक, आज दिल्ली में इनके जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत से एमके स्टालिन साहब दौरा करें और यहां का सर्वे कराने के बाद अपने आप को स्थापित करें। क्यों कि देश में मोदी नहीं, एमके स्टालिन प्रधानमंत्री चाहिए, संसद में सिंगोल नहीं, संविधान चाहिए। इस तरह की आवाज को लेकर इस देश में आवश्यकता है करुणानिधि साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इनका ऑफर था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन हिंदी भाषा न होने के कारण एच.डी. देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। वह हम चाहते हैं कि उनके पुत्र को वह वसीयत, वह विरासत, उस देश की सत्ता उनके हाथ में जानी चाहिए। क्यों कि वह नंद वंश से आते हैं। नंद वंश पौने 200 वर्ष इस देश पर राज किया है, जिससे राज सत्ता चलाने का अनुभव है। ऐसे वंशज से आते हैं एमके स्टालिन जी। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। उनके लिए 330 और 31 के जैसा सीट रिजर्व किया जाए, ये मुझे बहुत दिमाग को घुमा दिया कि आज तक क्यों नहीं हुआ। और आज जो जातीय जनगणना की बात आप देख रहे हैं, 340 अति पिछड़ा की बात देख रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ये एडवोकेट साहब का ही देन है, जो दिल्ली से लेकर के 2016 से ये लगे हुए हैं और उसी का देन था कि इनके आवाज पर और आंदोलन जंतर मंतर पटना से लेके यहाँ तक कि रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के जो बेटा हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद बने, वहां पर फोर्स करके इनके टीम मिल करके उनको राज्यसभा बनाने का काम किया है ना, और उनकी आवाज से आया। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जगे हुए हैं और हम लोग जिस कौम के हैं, कर्पूरी ठाकुर के कौम के हैं, स्टालिन साहब के कौम के हैं, पद्मनंद, अशोक महाराज और नागवंशी कुल के हैं, तो ये कभी बहुत प्रभावशाली लोग थे। आज धनहीन होने की वजह से कम हो गए हैं, लेकिन हमारे लोग गली गली हैं। आज इसी का प्रभाव देखें, पूरे बिहार में अति पिछड़ा की आवाज बहुत जोर तक पहुंचा है, बहुत जोर तक पहुंचा है। इसको उठाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम कोशिश करते हैं कि डीएम से भी जुड़ें और डीएम के स्टालिन साहब और नीतीश कुमार, लालू जी को जोड़ करके, फिर जैसे कर्पूरी ठाकुर ने SC ST OBC को जोड़ करके जो साम्राज्य स्थापित किया समाजवाद का, जो आज तक चल रहा है, हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज है जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आज 2 धाराएं चल रही हैं जो पहले भी बात किए थे। मोदी साहब RSS और बीजेपी की हैं, जो कहते हैं 140 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% का काम करते हैं। मतलब 140 करोड़ में 10% 14 करोड़ और 90% लोगों का वो देखते नहीं हैं। उनका हक छीन लिया, नौकरी छीन लिया, जमीन बेच दी, फैक्ट्रियां बेच दी, नीलाम कर दिया, जहां पर OBC SC के लिए रिजर्वेशन नहीं था। तो हम चाहते हैं, आज हम लोग बात भी कर रहे थे, जिस तरह से स्टालिन साहब संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी बार बार संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे आप इलेक्शन कमीशन हो, और हर जगह स्टालिन से ही पूरे देश में एक ऐसा नेता है जो अपने कलम से, अपने सुशासन से पूरे 90% का प्रतिनिधि कर रहे हैं और जितना भी संविधान खिलाफ मोदी काम कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद तक स्टालिन जी हटाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग नारा दे रहे थे कि हमें मोदी गांधी न लेनिन चाहिए, भारत में प्रधानमंत्री स्टालिन चाहिए, है ना। ये हम बात करना चाह रहे थे और आज हम लोग बैठे नहीं हैं। हमारा जो टीम है यहाँ से बिहार से 10-12 स्टेट में
लोग काम कर रहे हैं और स्टालिन जी के लिए, समाजवाद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान हूबहू सबके लिए कल्याणकारी हो। और आज इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। और सुनील सर, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हर समय हमें आपने हौसला बढ़ाया और हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाया। मैं आपको भी धन्यवाद कहता हूं, जी के शर्मा जी को धन्यवाद कहता हूं। ये विजय बहादुर साहब हमारे गार्जियन हैं, द्वारका से आए हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट इनसे बात किया जाए, अपनी बात रखें समाज की। जनगणना की जब हम बात करते हैं सर, तो क्या लगता है कि आपको लगातार कई वर्षों से इसकी मांग उठती भी रही है, अब जिस तरीके से घोषणा की गई है, खाली घोषणा की बात की जा रही है, लगता है कि आपको ये कंप्लीट हो पाएगा? सरकार के मन में खोट है सर, ये कभी पूरा नहीं होगा। ये कभी पूरा नहीं होगा। अगर जो ये सही नियत से करें तो हर कोई काम हो सकता है, लेकिन अगर जो नियत सही नहीं है तो ये कभी नहीं पूरा होगा। एक सवाल यहाँ पर ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पूरी जनता, पूरा लोग ये जानना चाहते हैं कि SC ST OBC की जब हम बात करते हैं, केवल OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC समाज से मोदी जी भी आते हैं, जो अपने आप को कहते हैं, परंतु उन्होंने आज तक OBC समाज के लिए किया क्या? नंबर 1। दूसरी चीज ये कि अगर OBC समाज एकजुट है, लगभग 54% के आसपास पूरे भारत में बताया जाता, फिर भी अपनी सरकार नहीं बना पाता, रीजन क्या है? रीजन ये है सर कि उनको प्रलोभन दे करके तोड़ दिया जाता है और उनमें सेनमारी का काम किया जाता है OBC में, और एकजुट होने नहीं दिया जाता। तो ये कमी कहाँ मानते हैं आप? क्या सरकार की कमी है या अपने खुद की कमी है? कुछ तो सरकार का प्रलोभन है जी, और कुछ अपने आदमियों की भी कमी है। हाँ। इसमें दोनों है सर, और इसके चलते इन्होंने इतना वर्ग में बांट दिया है OBC का, जी जी जी, कि एक हो ही नहीं सकते। एक करने की कोशिश करते हैं जी, तो उसमें इनकी जो है लोभी चीज दे करके इनको दूर रखा जाता। मैं वही बात बार बार आती है कि हम लोग बात करते हैं अपने आरक्षण को बचाने की, अपने आप को वर्चस्व में लाने की, यहाँ तक कि प्रतिनिधित्व मंडल बनाने की। मंडल बहुत सारे बनते हैं, परंतु प्रतिनिधित्व करने वाला अभी तक कोई स्टालिन जैसा व्यक्ति भारतवर्ष में नहीं आ पाया। कमी कहाँ लगती है? कमी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। देख लीजिए, इतनी हमारी कम्युनिटी है, उनको ना तो टिकट दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, हमारे को ऐसे ही पीछे ढकेला जाता है। सर, अपना परिचय देते हुए हमें जरूर बताने की कोशिश करें कि लगता है आपको इस बार जो जनगणना की बात कर रहे हैं, OBC समाज जिस तरीके से जागृत हुआ है, अब वो समय परिवर्तन होने का समय जो जिसे कहा जाता है, वो आता हुआ आपको नजर आ रहा है या अभी इसमें देरी है? सर, बात ऐसा है, मैं कामतालाल ठाकुर जी, तो सामाजिक न्याय आंदोलन KT के दिल्ली प्रभारी, और जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं जी, इसका प्रश्न बिल्कुल हमसे विपरीत उत्तर मिलेगा। जी बताइए। फर्स्ट प्रश्न ये है कि जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना कराते कराते ये इलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, लोगों को लॉलीपॉप दे देंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएगी, बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। 2 बातें हैं जी, जो कि लॉलीपॉप देने के लिए आज के पर्याप्त है। एक तो जातीय जनगणना, दूसरा है EPF 95 का पेंशन। 2016 से ये आंदोलन चल रहा है। हमारे अशोक राव जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, देंगे देंगे देंगे, लेकिन आज तक यह कंप्लीट नहीं हुआ है और नहीं यह कंप्लीट होगा। अभी कह रहे हैं कि जून में देंगे, जून से चलते जुलाई, अगस्त, सितंबर सब निकल जाएगा। जहां जहां इलेक्शन होना है वो इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आप इस बात को लॉलीपॉप कह रहे हैं, तो ये कमी कहाँ है कि अपने संगठित होने में लोगों की कमी आ रही है, या लगता है कि इस तरीके से धर्रा चलता ही रहेगा? ये लोगों की कमी नहीं कर सकते, हमारी सरकार की कमजोरी है। सरकार ने हमको कमजोर समझ लिया है कि ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, इनको हम लॉलीपॉप देते रहेंगे, हमारी सरकार आगे बढ़ती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, इनको करने। तो सरकार की मंशा तो जग जाहिर है, फिर लोग जागृत क्यों नहीं हो पा रहे अभी तक? अपना हक अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे? अब जागृत होंगे। अब
ईपीएस 95 में इसलिए वो ज्यादा अपने को वो नहीं लेते, जागृति नहीं दिखाते कि सब 80 से ऊपर 80 के लिए आसपास के लोग हैं। वो सोचते हैं कि हम करेंगे तो क्या करें, धीरे धीरे 2-4 उसमें से लुढ़क ही रहे हैं। तो ये सरकार का मानना है कि बर्फ की तरह पिघलते पिघलते आराम से नीचे बैठ जाएंगे, कुछ होगा नहीं और हम अपने वादे पर कामयाब रहेंगे कि दे रहे हैं। बिहार में कहानी है, एक बीड जाति होती है जो कि मछली मारती है और खाती है, तो उसके देवता का जो पूजा करते हैं तो देवता जानते हैं क्या कहता है, देव ना देव होगा तो ले ले। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, बात आ रही है जबरदस्त निकल करके कि जिस तरीके से जनगणना की बात भी हो रही है, ओबीसी समाज जागृत भी हो रहा है, परंतु हक और अधिकार लेने के लिए भी पीछे क्यों है? जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में आरक्षण दिए थे वो तो 1930-31 के डाटा पर आधारित था, उन्होंने लकीर खींच दिए। आज ईबीसी के रूप में बिहार में इतनी ताकत उभर रही है कि इसकी प्रभाव उत्तर प्रदेश के सामने 27 के चुनाव में दिखा देगा। अभी 6 महीने बाद फिर बिहार में चुनाव है, इस बार सत्ता किसकी बन रही है? ये ओबीसी सरकार बनाएंगे, ये सरकार से बाहर जाएंगे? नहीं, ईबीसी की सरकार बनेगी, वहाँ ईबीसी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। वो चेहरा आउट नहीं है, ये रिजल्ट आने के बाद ईबीसी की सरकार वो कांग्रेस के सहयोग से बनेगी। आपको लगता है पूरा का पूरा यकीन है इस बात का? ये पूरा यकीन है। हरियाणा में भी इस तरीके की बातें चल रही थी और हरियाणा में पलटा हो गया बिल्कुल एकदम, क्योंकि बिहार में ईवीएम की कारण क्या है मैं बता दूं। बिहार में टोटल 13 करोड़ 7,25,000 की टोटल पॉपुलेशन है। 2 करोड़ 2,91,000 समान जाति ऊंची जाति के जो 30 मई को एक आयोग 15% के रूप में गठित कर दिया गया, वो बच गए 15% वाले ऊंची जाति के स्वर्ण आयोग के रूप में। दूसरा 3 करोड़ 54 लाख जो 54,63,000 वो बैकवर्ड क्लास का है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 17 फरवरी 88 की मृत्यु के उपरांत 1990 से लेकर जो सरकार 2024-25 तक चल रही थी, उसमें 3 करोड़ 54,63,000 वाले डेवलप ओबीसी यानी हाई कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों के पालने में सरकार थी। अब जो है ईबीसी, उसको एमबीसी कहिए या टचेबल कास्ट कहिए, टचेबिलिटी टचेबल सोशल जस्ट सामाजिक सेवा पर आधारित अति पिछड़े के लोग कहिए, उनकी पॉपुलेशन 4 करोड़ 70,80,000 है। मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूँ कि अभी आपने कहा 15% के लिए आयोग बन गया, लेकिन ओबीसी के लिए अभी तक आयोग क्यों नहीं बना? नहीं, ईबीसी एमबीसी ईबीसी के जो 4 करोड़ 70,80,000 की जो जनसंख्या वाली है, 2 करोड़ 56 लाख वाली शेड्यूल कास्ट के साथ दोस्ती करके वो 2025 के नवंबर में सरकार बनाएगी और यही पर राहुल गांधी साहब 6 जून को 2025 को पटना राजगीर की राजधानी में पूर्व राजधानी वहां पर आगाज करने जा रहे हैं। और इसी उम्मीद से आज हम लोग दिल्ली में वो कैलेंडर एम करुणानिधि के जन्मदिन पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ के माल्यार्पण करने के बाद हम लोग वहाँ आंदोलन को और गति देंगे। जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय कैलेंडर, जय कर्पूरी।